प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसमें वोटिंग राइट डिफर कर सकती है। जैसे एक शेयर को हो गए दो वोटिंग राइट, या फिर आ, ए ए टाइप ऑफ इक्विटी शेयर है और बी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर है। तो ए टाइप ऑफ इक्विटी शेयर जो होते हैं उनके पास रहेंगे, एक मिनट, ए टाइप ऑफ इक्विटी शेयर हो गए जो नॉर्मल शेयर हो गए, उनको मिलेंगे एक शेयर एक वोटिंग राइट। और बी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होंगे सॉरी, उनके पास रहेंगे एक शेयर दो वोटिंग राइट, प्लस उनको 5% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो एक तो जो डिफरेंशियल राइट्स वाले जो शेयर होते हैं, जिसको हमको डीवीआरस भी बोलते हैं, उनके पास एक तो वोटिंग राइट डिफरेंस रहेगा या डिविडेंड डिफरेंस रहेगा, या दोनों भी होंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में दो टाइप आते हैं, विथ वोटिंग राइट्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जिसके पास एक प्रेफरेंस हो, एक स्पेशल अटेंशन हो। हमने स्पेशल अटेंशन कहाँ पढ़ा था पहले? हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ में स्पेशल अटेंशन पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले जो शेयर कंपनीज हैं, उनको अगर कुछ उनकी एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस बताया गया होगा कि आपको ये करना होगा और वो डिफर कर रहा होगा कंपनी लॉ से, सो जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उनका लॉ फॉलो करना पड़ेगा। राइट, हमने ये उसमें पढ़ा था स्पेशल अटेंशन वाला केस। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होते हैं उसमें भी स्पेशल अटेंशन वाला केस आता है। उसमें क्या बोलते हैं कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड मिलता है, और रीपेमेंट जब होगा, जब कंपनी बंद पड़ेगी, जब उनको पैसा वापस दिया जाएगा, तो उसको उनमें स्पेशल अटेंशन मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। दोनों कंडीशंस कंपलसरी, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। अगर दोनों कंडीशंस कंपलसरी है, देन यू आर अ प्रेफरेंस equity shareholder. You have a priority in payment of dividend and you have a priority in repayment of capital. तो जब भी सपोज अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, सपोज आज कंपनी लिक्विडेट हो रही है, देन आज एक अच्छी खासी कंपनी थी सपोज, उसको हमने वाइंड अप कर दिया। बोलो। ओके, सो जो अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो क्या होगा, उसके जो पहले पैसा जो किसको दिया जाएगा, बैंक्स को दिया जाएगा, सेक्योर्ड लोन्स को दिया जाएगा। सेक्योर्ड लोन्स मतलब कौन से लोन, जिनके पास एक प्रॉपर्टी कोलैटरल है, लाइक होम लोन एग्जांपल। अभी आज बैंक ने मतलब कंपनी ने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया रहेगा, शॉप के लिए लोन लिया रहेगा, गिरवी रखा रहेगा कुछ, तो सेक्योर्ड लोन जो होंगे वो पहले फिलअप हो गए। फिर हो गए कुछ बैंक्स वाले अनसेक्योर्ड लोन्स हो गए, बट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले हो गए, उसको पैसा दिया जाएगा। फिर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा। मग जे पण कंपनीच्या बाहेरचे लोक आहे त्यांना पहिले पैसे देणार, मग उरलेला पैसा आहे तो मालकांना भेटणार। मालक म्हणजे कोण? ओनर्स। तो अभी ओनर्स जो है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है प्रेफरेंस वाले और एक है इक्विटी वाले। तो इसमें भी पहला किसको दिया जाएगा, पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। दो डिफरेंस क्या है कि डिविडेंड उनको पहले मिलेगा और प्रेफरेंस रिपेमेंट में प्रेफरेंस उनको पहले मिलेगा, बस। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी वालों को मिलेगा। अगर 100 शेयर होल्डर्स है और पैसा सिर्फ 50 रुपए बचा, तो 50 रुपए इसमें फिर हाफ हाफ पॉइंट में डिवाइड हो गए, ऐसी केस है। ठीक है, अगर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी प्रोपोर्शनल पैसा नहीं मिलेगा, उनका पहला पूरा पैसा दिया जाएगा, फिर बचा कुछ है इक्विटी वालों को मिलेगा। तो जितना भी इक्विटी वालों को बचा है उसमें से तुम लोग फिर अपने शेयर के अनुसार प्रोपोर्शन के रेशियो प्रोपोर्शन के अनुसार उसको डिवाइड करो।
ऐसा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर पढ़ोगे क्लॉज तो उसमें वही दिया हुआ है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज ए फिक्स्ड अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, मतलब 0.5% ऑफ शेयर मिलेगा, 0.2% ऑफ शेयर मिलेगा, टू 100% ऑफ शेयर मिलेगा, ऐसे भी होता है। तो इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज ए फिक्स्ड अमाउंट कि 10 रुपए पर शेयर, एज अ परसेंटेज 2% ऑफ शेयर, 3% ऑफ शेयर। और रिपेमेंट वाइंडिंग अप में ही रिपेमेंट होता है। शेयर कैपिटल जो होता है वो वापस रिपेमेंट के मतलब वाइंड अप होते तब वापस दिया जाता है, तो उस केस में उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, प्राइवेट कंपनी का एक्सेप्शन है, क्लॉज 43, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो एक काम कीजिए, आपके नोटबुक में लिख लीजिए शेयर कैपिटल, उसका सेक्शन नंबर लिखिए शेयर का 2 सबसेक्शन 84। और ये जो था ना ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, इसके जो सेक्शंस है उसको सेक्शन लिस्ट में ऐड करना आपने। If the question is asked in exam, it will be asked the difference between equity और preference share capital, और दो दो मार्क के लिए पूछा जाएगा what is equity share capital and what is preference share capital, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना अगर आपने पढ़ना भी शुरू किया तो भी। इक्विटी शेयर कैपिटल का पहला पॉइंट लिखो। All share capital which is not preference share capital, all share capital which is not preference share capital। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखो शेयर कैपिटल कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट, शेयर कैपिटल कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट। उसका पहला पॉइंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेकंड पॉइंट रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एक चीज याद रखना कि हम लॉ के बाहर कुछ चीजें नहीं कर सकते, कुछ चीजें मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इसमें पढ़ा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा रहेगा कि इलीगल अग्रीमेंट जो होता है वो इलीगल क्यों होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है क्योंकि वो अग्रीमेंट ही नहीं बन सकता। तो क्या होता है उसमें कि कुछ चीज तुम कर रहे हो, जैसे आज हमने अग्रीमेंट बनाया कि आप इसका मर्डर कर दो मैं आपको 10,000 रुपए देगा, और मैं उसने उसका मर्डर कर दिया मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो मुझ पे केस फाइल करेगा क्या कि मैंने इसका मर्डर किया इसने मुझे पैसे नहीं दिए, बिकॉज इट इज इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। तो तुम इसका अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? तो कंपनीज को भी ये रूल एप्लीकेबल होता है कि तुम कुछ रूल्स रेगुलेशन से तो भी जो भी तुम लोग अपने कंपनी में फॉलो करोगे वो लॉ के बाहर नहीं जाने चाहिए। पहली बात, वो कंपनीज एक्ट के बाहर नहीं जा सकती, और फिर दूसरी बात वो लॉ के बाहर नहीं जा सकती। कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं की जाती है कि आपको, एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे मैंने आज आपको बताया कि आज हमको ये प्रोग्राम अरेंज करना है, एग्जाम्पल ये टीचर्स डे,
मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स हमको आज टीचर्स डे अरेंज करना है, तो आप प्लान करो, आई विल इनवाइट ऑल क्लास टीचर्स। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर दिया। अब मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगी कि आपको ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। अगर मैंने आप पे छोड़ दिया है कि सिर्फ प्रोग्राम अरेंज करना है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, ये सब लोग आने वाले हैं, आप अपने हिसाब से अरेंज करो, ये मैंने आपको फ्रीडम दे दिया। तो मैं बार बार इंटरफेयर थोड़ी ना करूंगी कि अरेंजमेंट ऐसे ही रखो, यहाँ से ही लोग आएंगे, यहाँ से ही लोग जाएंगे, टीचर्स यहाँ पे ही बैठेंगे, बच्चों को यहाँ पे ही बैठना है, इतने डिटेल्स नहीं दूंगी मैं इतना इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो कंपनी लॉ में भी ऐसा बताया गया है कि अगर लॉ ने उसको, कंपनीज एक्ट ने उसको ये सब चीजें बताई गई है, तो कंपनी के पास फ्रीडम होता है की वो इसके म्हणतो ना, त्या सापळ्याच्या आतमध्ये ती कंपनी चालणार। मग तुम्ही तुमचे रूल्स बनवा, तुम्ही तुमच्या कंपनीचा टायमिंग 9 ते 10 ठेवा, 5 ते 6 ठेवा, इट डझंट मॅटर, हे तुमचा रोल है, काय करणार आहे तुम्ही। सो कुछ कुछ आर्टिकल्स एमओए में कुछ अलग रूल्स होते हैं। आज ये कंपनी बोल रही कि हमारे, जैसे हमने वो पढ़ा था ना केस लॉ, झुनझुनवाला का केस लॉ, उसमें क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी दी गई है शेयर्स ट्रांसफर को रिफ्यूज करने की, बट दूसरे कंपनीज में नहीं दी गई है। बट लॉ में बताया गया है कि ऐसा कि हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा डायरेक्टर को पावर नहीं बताया गया है कुछ उसमें। तो ये बात होती है कि आपको एक बॉर्डर दी गई है, इसके अंदर आपको कंपनी चलानी है, उसके फिर आपको क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं वो आपके अनुसार है। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आप प्राइवेट कंपनी हो, आप आपके हिसाब से आपका शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूल्स बना सकते हो, आप आपके हिसाब से वोटिंग राइट दे सकते हो, नो वन विल इंटरफेयर। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तब इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के साथ उसको सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो दो चीजें उसको अप्लाई हो जाती है, वो अलग बात है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पर जब तक बात आती है प्राइवेट कंपनी की, तो थोड़ा फ्रीडम उनको होता है, किस केस में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में दे कैन मेक देयर ओन रूल्स ऑन दैट, बट इसके बाहर नहीं जा सकते, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, बट आप आपके अंदर प्रेफरेंशियल कैपिटल के अंदर आप टाइप्स निकाल सकते हो, क्यूमुलेटिव हो गए, वो है इन फ्यूचर आपको, आपको 11th 12th में भी रहेगा किसी किसी को, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। कंपनी इसके अंदर भी उसके रूल्स निकाल सकती है कि हमारे ये शेयर्स रहेंगे, इसका ये रहेगा, हमारे एक एक बी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स रहेंगे, उनको ये वोटिंग राइट्स मिलेंगे, उनका ये पैसा रहेगा, उनको प्रीमियम चेयर मिलेगी बैठने को मीटिंग में, कुछ भी निकाल सकती है, इट्स देयर चॉइस। बट मिनिमम ये टर्म्स तो उनके अंदर होने ही चाहिए। ओके, चलो, इतना आया समझ में। 2 पॉइंट्स लिखे, वहां पे लिखो, ये जो सेक्शन था ये सेक्शन 43 था, वहां पे ये नीचे वाला पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई, वेर एमओए एओए सो प्रोवाइड्स। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स ने बताया गया है कि हमारे इक्विटी शेयर ये रहेगा, प्रेफरेंस शेयर ये रहेगा, तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ दो, इतना भी उसमें इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन इंटरमीडिएट, क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड आपको दिया ही नहीं गया है, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट में पूरा डिटेल में है। आपको ये इतना ही इसमें समझना, इक्विटी शेयर मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर मतलब। ओके, हम आगे बढ़ते हैं एमओए और एओए के पास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम। इसके बाद जो भी रहेगा वो सब पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सही, बहुत बार पूछा गया हुआ है। अभी हमने इतने दिनों से बात की थी, एमओए, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बट वो एग्जैक्टली क्या है। तो ऐसे समझ लो कि कंपनी एक स्कूल जैसी चीज, स्कूल है, स्कूल बनाई हुई है हमने, तो स्कूल के कुछ रूल्स रहते हैं कि इसी टाइम पे स्कूल स्टार्ट होगी, 7 o'clock स्टार्ट होगी, 2 o'clock तक रहेगी। देन स्कूल का जो यूनिफॉर्म रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, या फिर सेकेंडरी प्राइमरी के लिए अलग अलग रहेगा।
ऐसे कुछ रूल्स है जो सब क्लासेस के लिए फॉलो होते हैं, राइट। देन कुछ रूल्स होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होते हैं, जैसे मतलब क्लासेस रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होते हैं। जैसे हो गया कि नाइन्थ स्टैंडर्ड का ए डिवीजन ने उसके टीचर ने बताया कि आपको सुबह आके ब्लैक बोर्ड वगैरह क्लीन करना है, ब्लैक बोर्ड पे सब वो डेट वगैरह जो लिखते हैं ना, स्टार्टिंग का रिचुअल्स होते हैं, वो सब करना है। उनका रूल ये था। देन सपोज बी क्लास के स्टूडेंट ने डिसाइड किया, टीचर ने डिसाइड किया कि ब्रेक टाइम में सब लोग अपने बेंच पे बैठ के आराम से शांति से खाना खाएंगे, इधर उधर कोई नहीं भागेगा। तो ये उनके रिस्पेक्टिव रूल्स हो गए। और एक रूल क्या हो गया, एक रूल एमओए का क्या हो गया कि वो सबको फॉलो होता है। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में यही थोड़ा एक स्लाइड डिफरेंस है। दोनों भी कंपनी के लिए बने होते हैं, दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। बट मेमोरेंडम जो होता है वो पूरे कंपनी को एक, इट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी। मेमोरेंडम क्या कर रहा है, मेरी कंपनी, मैं ये कंपनी हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट ये, मैं ये काम करता हूँ, मेरे मेंबर्स ये है। वो बड़ी बड़ी चीजें बता रहा है, मोटा मोटा चीजें बता रहा है कंपनी के बारे में। और आर्टिकल्स क्या है, वो छोटी छोटी चीजें भी डिटेल में दे रहा है कि ये रूल रहेगा हमारे कंपनी का, ये रूल रहेगा हमारे कंपनी का, ये शिफ्ट ऐसे चलेगी, डायरेक्टर के पास ये पावर रहेगी, उनको ये यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ओके, अभी हम बढ़ते हैं मेमोरेंडम के पास। लिखो सेक्शन अपना नोटबुक में, लिखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, उसका पहला पॉइंट लिखो, चार्टर ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम क्या है, इट इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। वो स्कोप पावर्स बताता है, यहाँ पे लिखा है नहीं, डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। मतलब आज हम, हाँ, आज हम हमारा सपोज एग्जांपल, और एक एग्जांपल अगर ले सकते हैं तो फिर आज मैं एक सीए पूछो, लाइक हमारे मेरे जो भी पावर्स है, मैं साइन कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, ये एक बात होती है। बट मेरे कुछ रूल्स है कि मैं जब आईटीआर फाइल करूंगी तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये एओए में आएंगे। बट कुछ बेसिक पावर्स जो होते हैं, जो मेजर पावर्स जो होते हैं, वो एमओए में आते हैं। देन तो ऑब्जेक्ट रजिस्टरिंग ऑफ एमओए, मतलब एमओए रजिस्टर क्यों किया जाता है। पहली बात तो पता तो होना चाहिए कंपनी क्या है, इसके पावर्स क्या है, ये क्या कर सकती है। और वो भी चलो, ये वो दूसरी बात हो गई। बट जो डायरेक्टर्स है, जो प्रमोटर्स है, वो लोग तो फिर ऐसे कभी भी कुछ भी रूल निकल के आएंगे और कुछ भी करेंगे और फिर बोलेंगे हमारे एमओए में ये दिया हुआ है, हम ये ऐड कर रहे हैं कंपनी में। ऐसे कोई भी कुछ भी अल्टरेशन करेगा, उसके लिए एमओए पहले से रजिस्टर किया जाता है कि ये तुम्हारे पावर्स हैं, इसके अंदर ही आपको एक्ट करना है। ये बहुत समझ लो ये बात कि एमओए जो होता है उसके अंदर ही डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को एक्ट होना होता है, उनके पावर्स विद इन दैट स्कोप रहते हैं, क्योंकि जो आगे का कंसेप्ट है इसके ऊपर बेस्ड है। देन शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कंपनी की क्या पावर्स है, ये पर्टिकुलर डायरेक्टर्स की क्या पावर्स है, प्रमोटर्स की क्या पावर है, कंपनी के अंदर एग्जैक्टली कैसे सब कामकाज चलता है, ये सब एमओए में पता चलता है। इसलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो आउटसाइडर होते हैं, आज भी अगर आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन होता है एमसीए की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप कौन सी भी कंपनी का एमओए और एओए पढ़ सकते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि अगर मैं कंपनी के साथ ट्रेड कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कंपनी क्या है,
क्या काम करती है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जानने की तो जरूरत है ना। इसलिए उस वो सब जो होता है वो अवेलेबल होता है। हम्म, यहाँ पे ही कहीं तो उसका ऑप्शन आता है। आई एम नॉट गेटिंग इट। तो दे आर वेरी वेरी मच टैब्स इन दिस ऐप। इसमें ऐसे कोई दो तीन ऑप्शंस भी है यहाँ पे कि जहाँ पे आप कंपनी के रिटर्न्स भी देख सकते हो, फाइल किए कि नहीं, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो एमओए में ये सब आता है। दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इट इज रिटन हियर। देन आज आज कौन कौन किस किस को पता है आईपीओ क्या होता है? आईपीओ कोई लगाता होगा, या किसी के मॉम डैड लगाते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी एलआईसी का आईपीओ आ गया था लास्ट ईयर। देन अभी दो तीन आईपीओ आ गए हैं, बजाज का आ गया। मतलब कोई कंपनी लिस्ट हो रही हो, वो शेयर कैपिटल शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करी हो पब्लिक को, स्टॉक एक्सचेंज पे आ रही हो फर्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। तब आप जब आईपीओ लगाते हो ना, कोई भी आईपीओ लगाता है ना, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखता है। एमओए एओए भी देखता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के स्कोप कहाँ तक है, कंपनी के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है, कितना शेयर कैपिटल होने वाला है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है। ये सब चीजें एमओए में आते हैं। उसके टेबल्स भी दिए हुए हैं, ABCDE सेक्शन 4 में। जिसमें ए में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बी में होता है गारंटी वाला, सी में होता है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, डी में अनलिमिटेड है, और ई में अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू दैट मच, बट ये सब टेबल्स दिए होते हैं एमओए में कि ये सब स्पेसिफिक फॉर्म में अगर आपकी ये कंपनी इस टाइप ऑफ कैपिटल है तो आपको ये टेबल एप्लीकेबल होगा। आ रहा है समझ में? सो गए लेक्चर देखते देखते? यस मैम। बस मैम फिर लेक्चर ऑफ कर दो। आज के लेक्चर ले अटेंड करने का मन नहीं है क्या? जबरदस्ती आए होगे लेक्चर में? बिल्कुल ऐसे खुशी तो नहीं दिख रही है, दुख, दुख ही दुख दिख रहा है चेहरे पे। साइली, देन हमने पढ़ा था यहाँ पे और एक ये आ गया। एमओए में 5 एमओए में क्लॉजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। तो ये स्पेसिफिक क्लॉजेस दिए गए हैं कि अगर एमओए आप बना रहे हो तो ये चीजें आप में होनी चाहिए। पहला नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, और ओपीसी रहेगा तो नॉमिनी क्लॉज। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, NRLOC। N is name clause, R registered office clause, L liability clause, O object clause, then A association clause, और C जो होता है वो कैपिटल क्लॉज। हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहले आप एमओए का लिखा ना, क्या पॉइंट लिखा पहले? इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी लिखा। ओके, उसके नीचे सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। कंटेंट ऑफ एमओए, कंटेंट्स ऑफ एमओए। उसके नीचे 5, ये पहले कंटेंट्स ऑफ एमओए के साइड में ब्रैकेट डाल के ये लिखो, मेमे टेक्निक लिखो, NRLOC। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स डालो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख दो।
कौन से पॉइंट्स है उसमें? सो एन इज नेम क्लॉज, नेम क्लॉज। आर इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एल इज लाइबिलिटी क्लॉज। ओ इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। सी इज कैपिटल क्लॉज। ए इज एसोसिएशन क्लॉज। ओके, सो एन नेम क्लॉज। तो हमने जो आज तक पढ़ा है ना कंपनी के बारे में, हर एक कंपनी के बारे में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। जैसे हमने सेक्शन 8 के बारे में पढ़ा था कि वो चैरिटी के लिए फॉर्म होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का कामकाज क्या है, वो सिर्फ चैरिटी करेगी। हमने प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड नाम होना चाहिए, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड नाम होना चाहिए, ओपीसी में ओपीसी प्राइवेट गया है। तो ये जो नाम होता है ये एमसी मतलब आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है, उसको रिजर्व करना पड़ता है 15 डेज। रिजर्व होने के बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है आपका नाम ये हो, आप ले सकते हो। देन आप उसके लिए एप्लीकेशन करो, फॉर्म वगैरह भरो, फिर वो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। एंड कुछ 8-20 डेज में फिर वो नाम उनको मिल जाता है। एक बार नाम मिल गया फिर बाकी की फाइलिंग होते है। तो स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ कंपनी स्टार्ट्स विथ नेम। पहला नेम रजिस्टर होता है, बाकी बाकी चीजें बाद में होती है। ओके। और गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा लिमिटेड रहता है। देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या बताया गया है कि कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बताया जाता है। तो पहला मेजर क्या है, किस कौन से स्टेट में आती है, फिर उसके नीचे फिर कौन से लोकेशन है, कौन सा सिटी है, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मेंशन किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी किस चीज के लिए बनी गई है, कि कंपनी का बनवली आहे. टाटा पॉवर, जैन इरिगेशन, जैन इरिगेशन इज अ कंपनी. तर ती का बनवली होती, ती इरिगेशन फॅसिलिटीज त्याच्यामध्ये ऑटोमेशन करायला बनवल्या गेली होती. बट आप अगर ये ऑब्जर्व करोगे ना, तो इस एक आपको एक जनरल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे जो कंपनीज होती है उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज सब कुछ होता है, सगळंच टाकतात ते. टीसीएस कंपनी है, ओके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी उसका नाम है, तो उसमें क्या है वो आईटी में काम करती है। और आप देखोगे ना उसके ऑब्जेक्ट में सब कुछ डाला हुआ है, हम किसी का तो देखते हैं। टाटा, तो ये उसका मेमोरेंडम है टाटा पावर का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, देखो कितना पुराना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये, फिजिकल है वो भी दिया हुआ है इनको। ये देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सिर्फ 13 पन्नों का है, और आर्टिकल्स में कितने सारी चीजें दी हुई है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, कैपिटलाइजेशन क्या है, अकाउंट्स क्या है, इसमें क्या क्या रूल्स है इसके। हमने वो टेबल्स पढ़े थे ना, टेबल ए टेबल बी, ये टेबल ए, शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, कॉल्स।
देखो पहला वाला, नेम ऑफ द कंपनी द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक कंपनी, इसलिए वहां पे लिमिटेड लगा हुआ है, ये नेम क्लॉज हो गया। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हो गया सेकेंड क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड आर वर्क कंस्ट्रक्शन टाटा सन्स, ये देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है उसके। कंस्ट्रक्शन करेगा, पावर सप्लाई करेगा, फोर्ट देन ये क्या एक्यूमुलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करेगा, हायर to hire all or any of the property of the company with real or personal immovable property, वाटर वर्क्स करेगा, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अभी बिजनेस ऑफ कॉटन एंड स्पिनिंग एंड वीविंग, अभी मुझे बताओ टाटा पावर का मेन कोर बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसके रिलेटेड सर्विसेज। बिजनेस ऑफ कॉटन एंड स्पिनिंग भी डाला हुआ है उसमें। सब कुछ आजकल सब कुछ डालते हैं, क्यों डालते हैं वो भी बताती हूँ। कभी कंपनी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला अच्छा खासा जिसमें कंपनी कर सकता है, बट क्या होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट में दिया नहीं होता ये कंपनी बिजनेस कर सकता है। फिर जाओ फिर से वो ऑब्जेक्ट को अमेंड करो, एमओए को अमेंड करो, उसको फाइल करो, उसको अप्रूव करवा के लो, ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तब तक तो वो ऑर्डर चली भी जाएगी उनके हाथ की। इसलिए क्या करते हैं कंपनीज जब फॉर्म होती है ना, कौन सी भी अभी भी जो कंपनीज फॉर्म होती है प्राइवेट कंपनीज, ऑब्जेक्ट्स में बहुत 99% सब कुछ डाल देती है। कभी भी कंपनी को किसी दूसरे बिजनेस में जाने की जरूरत पड़ी तो उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड करने की जरूरत ना पड़े। अमलगमेशन, लीज लाइसेंस करेगा वो, देन क्या बहुत कुछ दिया हुआ है, इफ यू कैन रीड जस्ट रीड इट वंस। एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, मार्केटिंग का बिजनेस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करेगा, फैब्रिकेशन करेगा। कितने ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें, कितने तो ऑब्जेक्ट्स है उसमें। देन तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज कि कंपनी का स्पेसिफिक बिजनेस क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर कंपनी ने कुछ अलग बिजनेस में उसने वो चली गई जो ऑब्जेक्ट में नहीं दिया गया था, तो क्या करेगी 6 महीने के अंदर उसको वो ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा उसके एमओए में। उसको चेंज एप्लीकेशन देना पड़ेगा, चेंज का उसको ऐड करना पड़ेगा। चेंज ऑफ नेम में भी सेम होता है, ठीक है। उसको अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करना है तो सेम एप्लीकेशन करो, अमेंड करो, अप्रूवल लो, अप्रूवल लेने के बाद अमेंड करो, उसका अप्रूवल लो, फिर आपका नाम चेंज हो जाएगा कंपनी का। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी सेम। देन लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में हमने क्या तीन टाइप ऑफ लायबिलिटी पढ़े थे, लिमिटेड, अनलिमिटेड, गारंटी। तो ये उसमें ही है कि आपकी कंपनी कैसी लायबल है, लायबल बाय शेयर्स है, लायबल बाय गारंटी है, उसमें वो स्पेसिफाई किया जाता है। उसमें सब कुछ दिया जाता है एक्चुअली कि वाइंड अप होगी तब क्या होगा, उसके चार्जेस कौन बियर करेगा, कैसे होगा, वाउंड अप होगी तो कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा, एसेट्स कैसे रहेंगे कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज मतलब कितना कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल कंपनी के पास है, कितने शेयर्स में डिवाइड किया गया है, कितने नंबर, कितना अमाउंट का फेस वैल्यू है। आपने ये तो पढ़ा रहेगा ना, मैं तो उतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता है। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपए प्लस 20 रुपए प्रीमियम, 120 रुपए नॉमिनल वैल्यू। तो ये जो होता है ये एमओए में भी दिया जाता है, कितने शेयर्स है, कितना उसका ये है, इसमें इसमें भी दिया हुआ है टाटा पावर के इसमें। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10,000 crores, capable of being increased in accordance with the company's regulations. The said capital is divided into this number of redeemable preference shares, then इतने इक्विटी शेयर्स, इतने क्यूमुलेटिव शेयर्स, ये सब दिया जाता है कि आपके कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने इक्विटी शेयर्स है, ये कैपिटल क्लॉज में आता है। ओके। देन एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज सिंपल, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द कंपनी, कंपनी के कितने मेंबर्स है, कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने डायरेक्टर्स है, वो सब उसमें आता है। प्रमोटर्स के पास कितना शेयर होल्डिंग है, इसमें भी रहेगा शायद।
क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग में ही आ जाता है। बाद में जब जैसे जो चेंजेस होते हैं वैसे उसको अमेंड किया जाता है। हाँ, ये सब्सक्राइबर्स थे इतने जन जब कंपनी फॉर्म हुई थी 1999 1919 में। इनिशियली जब कंपनी फॉर्म हुई तब आपके पास कितने कितना होल्डिंग था, कितने शेयर्स आपने उठाए थे। और अगर ओपीसी रहेगी तो उसमें नॉमिनी का भी नाम आएगा। नॉमिनेशन इज कंपल्सरी इन केस ऑफ ओपीसी ना, तो उसका नॉमिनेशन का भी इंपॉर्टेंट नाम आएगा। ओके। अभी वहां पे आपने वो लिखा ना, NRLOC आ, नेम क्लॉज वो सब लिखा है, राइट। तो फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ ये पढ़ भी लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि लिखने की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता लिखने की जरूरत है, क्योंकि आपको मन से आप लिख सकते हो इस केस में। इसमें प्रोविजंस वैसे के वैसे हो, ऐसा इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आप लिख सकते हो एसोसिएशन क्लॉज मतलब क्या, कैपिटल क्लॉज मतलब क्या। बट कीवर्ड्स लिख लो कि आपको कंसेप्चुअली कभी क्वेश्चन आए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। सो नेम क्लॉज में फर्स्ट वर्ड लिखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो नेम क्लॉज होता है ना वो सेक्शन एट कंपनी से कंपलसरी नहीं होता है। लाइक उनको नाम लिखना है, बट उनका एप्लीकेबल नहीं है नेम क्लॉज कि आपको ऐसा ही नाम होना चाहिए, आपको यही नाम रजिस्टर करना होगा, यही करना होगा। उनको ऐसे ऐसे स्पेसिफिक एप्लीकेबल नहीं है नेम क्लॉज, क्योंकि वो चैरिटी के लिए फॉर्म हुई है, वो बिजनेस के लिए फॉर्म हुई नहीं है कंपनी। तो थोड़ी बहुत उसको छूट दी जाती है किसी किसी केसेस में, तो नेम क्लॉज में उसको दी गई है। तो नेम क्लॉज में लिखो, प्राइवेट लिमिटेड के लिए डैश प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, पब्लिक के लिए लिमिटेड लिखेंगे, और ओपीसी के लिए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट द कंटेंट्स ऑफ MOA, तो आपको सब लिखने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, यही लिखोगे जो मैं बता रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ अभी। मैं बताया था ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी फाउंडेशन फोरम इलेक्ट्रल ट्रस्ट काउंसिल चेम्बर्स क्लब ऐसे वर्ड्स यूज कर सकती है। ये बेचारी कंपनी कितने अलग अलग नाम थोड़ी ना लेके आएगी, यूनिक नाम। मतलब यूनिक तो रहेगा ऑफ कोर्स, वो बात नहीं है। बट क्लब फेडरेशन ये तो रिपीट होने वाले नाम से, ये तो उनको यूज करने ही पड़ेंगे। बट जैसे पब्लिक प्राइवेट का स्पेसिफिक दिया गया है कि पब्लिक को लिमिटेड ही यूज करना है, प्राइवेट को प्राइवेट लिमिटेड ही यूज करना है, वैसे सेक्शन 8 को कंपल्सरी नहीं बताया गया है। लिख रहे हो ना, सब लोगों को लिखना है हाँ? ये आपको एग्जाम के पहले बहुत काम आएगा। आलस मत करो लिखने के लिए बिल्कुल। ओपीसी नेम क्लॉज लिखा, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या यूज करते हैं वो सब लिखो, फिर उसके बाद में लिखो फॉर सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल। देन सेकेंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आएगा, स्टेट लिखना है। स्टेट कौन सी कंपनी की, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। देन आएगा लायबिलिटी क्लॉज। लिमिटेड और गारंटी और अनलिमिटेड, वो चीजें उसमें आएगी।
राइट जस्ट की वर्ड्स से आपको याद आए एग्जाम के वक्त, वन डे बिफोर आपको रिवीजन के लिए दिक्कत ना हो। हो गया तो थम्स अप दे देना। बाकी लिख लिया उतना बाकी उन्हें। इसमें एक समझो, एक पार्ट, आज मेरी गारंटी वाली कंपनी फॉर्म हुई है। ए लिमिटेड। हम पांच, तीन जन, चलो चार जनों ने मिलकर गारंटी दी है। हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है, अच्छे से पैसा मिल रहा था, बिजनेस चल रहा था, हम लोगों से डील कर रहे थे, कंपनियों से डील कर रहे थे। एक इंसान था, ये वाला, गारंटर ऑफ कंपनी, प्रमोटर भी और गारंटर, जिसने गारंटी कंपनी की गारंटी ली हुई है। तो उसने कंपनी में फ्रॉड किया। उसने क्या किया, कंपनी का कुछ मतलब पैसों की झोल झाल की है, समझ लो कंपनी का फ्रॉड किया, बहुत सारे पैसे लूट लिए। अब उसने कंपनी को, हमको लोगों को बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपनी का, कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मुझे कंपनी में भी स्टैब्लिश नहीं होना है, मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कंपनी को मैं छोड़ रहा हूँ। तो जो भी है क्या गारंटी वगैरह है, वो तो अभी मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ, तो गारंटी तो निकल जाएगी कंपनी की, पहली बात तो वो लायबिलिटी नहीं आएगी। वो तो वही है, कंपनी वो मेंबर खत्म हो गया तो गारंटी भी खत्म हो गई उसकी। तो जो भी मेरा व्यवहार है, जो भी सिग्नेचर है, मैं वो फॉर्म वगैरह सब फिल कर लेता हूँ और मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है भाई तू छोड़ दे। फिर 2 महीने बाद हमें पता चलता है, जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख रहे थे, कि इस बंदे ने फ्रॉड किया हुआ है कंपनी में, और कंपनी को भी बंद करना पड़ेगा। ये पैसा लेके भाग गया, और हम जो तीनों बचे हैं ना बेचारे, उन पे तो हार्डशिप आ गई। हमने तो फ्रॉड नहीं किया था, और पैसा तो अभी हमें भरना पड़ेगा। तो गारंटी वाली जो कंपनीज होती है, उस केसेस में ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ तो कंपनी का फ्रॉड होता है, कोई कंपनी का फ्रॉड करके कर जाता है, 2-3 महीनों बाद कंपनी भी छोड़ देता है। उसकी गारंटी क्योंकि शेयर कैपिटल लायबिलिटी कुछ आती ही नहीं है, गारंटी उसकी सीज हो जाती है। तो इस केस में लॉ ने बताया गया है कि जब उसने कंपनी छोड़ी, तब 1 साल तक, हाउ मेनी ईयर्स, अप टू 1 ईयर, अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, बंद पड़ गई, तो उसके एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब वो लायबल होगा उस चीज के लिए। द सेम थिंग इज रिटर्न हियर। Assets of the company in the event of being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of the debts and liabilities of the company, or such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member। अगर वो मेंबरशिप छोड़ने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उसके अंडर हुए होंगे, तो वो अगर वो लायबल होगा, तो वो मेंबरशिप छोड़ने के बाद भी लायबल होगा। मेंबरशिप छोड़ने के बाद 1 साल तक कुछ वाइंड अप हुआ, कुछ कंपनी बंद पड़ी, तभी भी वो उस केस में वो लायबल। ओके। तो लायबिलिटी क्लॉज में आपने लिखा शेयर्स गारंटी वगैरह, उसके नीचे लिखो गारंटी वाले कंपनी को ऐसे एरो करो, ऐसे इसको ऐसे एरो करो। अरे यार, और वहां पे स्टिकी नोट चिपका दो एक।
और स्टिकी नोट पे लिखो, मैं बता रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ। member undertakes to contribute, member amount the member undertakes to contribute, amount the member undertakes to contribute in the event of being wound up, in the event of being wound up। हमने गारंटी वाले कंपनी के क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना। गारंटी कब अराइज होती है? जब वाइंड अप होता है, जब कंपनी बंद पड़ रही हो तब गारंटी अराइज होती है। नहीं तो कंपनी जब जिंदा होती है तो कंपनी तो लिमिटेड ही रहती है, शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर जैसी कंपनी होती है। पर जब वो वाइंड अप एमलगेमेशन के केस में जाती है तब वो गारंटी बन जाती है। The amount member undertakes to contribute to the assets of the company, to the assets of the company in the event of wind up, in the event of wind up, उसमें से 2 पॉइंट लिखो। उसका पहला पॉइंट, while he is a member, while he is a member, और सेकेंड पॉइंट, within 1 year after he ceases to be a member। ceases मतलब उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, मतलब वो बंद हो गया मेंबर बनने का। while within 1 year after he ceases to be a member, while he is a member within 1 year after he ceases to be a member। थर्ड पॉइंट लिखो, liabilities contracted before he ceases to be a member, liabilities contracted before he ceases to be a member। कळतंय आहे ना? यात काही डाऊट असेल तर विचारा, मी परत एकदा एक्सप्लेन करते। बट डोंट लीव एनी कंसेप्ट अनक्लियर, बिकॉज दिस कैन कम इन एग्जाम्स, इसलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ा रही हूँ, उसमें स्टिकी नोट भी चिपका रही हूँ आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? तो हमने आज कहाँ तक पढ़ा है? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, आज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मंडे, हाँ कल लेक्चर है कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज उसका, और बाकी नीचे का फिर हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। चलेगा? डज एनीवन हैव एनी डाउट? यस, नो? No. No. और मैं आज होमवर्क दे रही हूँ तो होमवर्क करना कंपलसरी है। जो लोग होमवर्क नहीं दे रहे उनके लिए है, होमवर्क करना और मुझे भेजना, मैं जो होमवर्क दे रही हूँ आपको, अच्छा खासा क्वेश्चन दे रही हूँ। और विराज, आपको आज 2 होमवर्क है, आपको पहला वाला भी करना है, टेस्ट वाला कंप्लीट। यस मिस। और प्रतीक, आप इतने सारा होमवर्क दिया हुआ था अभी तक मैंने, आपने टेस्ट में इतना सा क्यों लिखा है? इतनी कंजूसी क्यों की है? बाकी के वर्ड्स के खा गए क्या? हम्म? प्रतीक, आई एम आस्किंग यू, you have not written complete answers and provisions in the test। even if you know the answer you will not get marks। सही, आपके लिए भी सेम है। आपको साइली, श्रावणी, साइली का ही था आई गेस आंसर वो। यू हैव टू राइट इन डिटेल। आई डोंट से सॉरी टू मी, यू जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ। सी यार स्टूडेंट्स, हम अब आपके लिए ये क्लास क्यों है? आप लाइक व्हाई वी आर मेंटरिंग 1 to 1, आपको होमवर्क क्यों दिया जाता है? कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो। यू हैव टू सिट फॉर 3 hours इन दैट एग्जाम हॉल, और आपको 100 मार्क का पेपर लिखना है लॉ का। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू वन पेपर कि जिस, अभी मेरे पास फिजिकल पेपर्स
ये ऑनलाइन दिखाती हूँ मैं आपको कि द पर्सन हैज रिटन सो मच, चलो उसको मार्क नहीं मिले। और एक ने बराबर कंटेंट के हिसाब से लिखा है, उसको मार्क मिले। लाइक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो तुम कॉन्क्रीट लिखो, कंसाइज लिखो, जो चाहिए वही लिखो। और दूसरी बात ऐसी कि थोड़ा डिटेल में लिखो। तो यहाँ पे 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको एक पेपर। मुझे सिर्फ बताना स्क्रीन विजिबल है नहीं है। ओके, देखो इस पर्सन को 71 मार्क्स मिले। तो आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं इसका। इसमें उसको फुल मार्क्स मिले। फुल मतलब फुल तो नहीं मिलते, 0.5, हाँ इसमें फुल मिले उसको। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट करके है, वो आपको चैप्टर जो है उसमें का एक क्वेश्चन है। उसने कितना डिटेल में लिखा, ये सब उसने प्रोविजंस लिखे ऊपर, उसको उसने बाद में फैक्ट्स लिखे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और बाद में कंक्लूजन दिया हुआ है। इतना सब जब उसने पूरा पेज भर के लिखा है तब उसको 7 मार्क्स मिले। अब उसकी हैंडराइटिंग बड़ी, ये तो ज्यादा ही बड़ा आंसर हो गया है वो। ये तो ये आंसर छोटी हैंडराइटिंग रहती तो इतना बड़ा नहीं रहता वो, 1/3 पेज ही भरता फिर। हमने ये जो पीएफआई का क्वेश्चन, हमने पीएफआई का कंसेप्ट पढ़ा था ना, पीएफआई क्या होती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये उसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सो शी हाउ शी हैज रिटन, उसने पीएफआई के एग्जांपल्स दिए पहले, फिर उसका प्रोविजन बताया गया है। ये सिर्फ 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था, उसको 3.5 मिले। 3.54 क्यों नहीं मिले, क्योंकि सेक्शन नंबर नहीं लिखा था उसने, इसलिए आधा मार्क कटा है वहां पे। फिर नीचे उसने प्रोविजन लिखे, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज उसने कैलकुलेशन दिया हुआ है, केस जो फैक्ट ऑफ केसेस थे उसमें उसने बताया कि ये ऐसा था, एंड देन उसने कंक्लूजन लिखा हुआ है। कितना डिटेल में है। अब यही देखो, ये कॉमन सिल का क्वेश्चन था, इज कॉमन सिल मैंडेटरी फॉर द कंपनी। उसने लिखा कि इट इज नॉट मैंडेटरी। फिर कंपनी क्या है, लाइक कॉमन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सब लिखा उसने। देन उसमें उसने ये भी लिखा कि कॉमन सील नहीं है तो क्या होगा, 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर चाहिए, या 1 सीएस और 1 डायरेक्टर की सिग्नेचर चाहिए। उसको फुल मार्क्स मिले, यहाँ पे 3/3 मिले। तो मेरा कहने का ये है कि आपको इतना डिटेल में लिखना है, समझ रहा है प्रतीक? नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी उसने वहां पे सेक्शन नंबर नहीं कोड किया, इसलिए मुझे 0.5 मार्क काटना पड़ा। सेक्शंस भी लिखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले करेंगे मैम, अभी हमारे एग्जाम को बहुत देर है, तब पढ़ लेंगे। तब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं है बेटा, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को है। तब क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या लर्न करोगे? और लॉ ऐसी चीज है जो ऑन टाइम नहीं होती है, मैथ्स जैसा नहीं है एक बार कंसेप्ट समझ ली जाके सॉल्व कर दिया। लॉ के लिए रिविजन्स लगते हैं, लॉ के लिए लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है। अभी से सेक्शंस लर्न करना शुरू करो। आई बेट अगर एग्जाम को 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे सेक्शन नंबर, अब उसको इग्नोर मारोगे, और 0.5 मार्क्स कटेगी फिर एग्जाम में। ठीक है, सही। सेक्शन लिस्ट अपडेट करना। ओके, सो लेट्स मीट Yes, ma'am. टुमारो फॉर लेक्चर। हैव अ गुड संडे, बाय बाय।